नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और कक्षा 9 का जो सिलेबस है वो शुरू हो चुका है। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान का सिलेबस और विज्ञान में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हम इसमें पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे, चाहे वो क्लास 9 का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12 का हो। सारे सिलेबस, सारे क्लास की जो पढ़ाइयाँ हैं इस जगह पे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अध्याय 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम अगर देखते हैं हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पानी की, ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसमें ध्यान देते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ पदार्थ के अंतर्गत आता है, चाहे वो यहाँ तक कि एक बूंद का रेत हो या रेत का एक कण हो, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और कुछ आयतन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहा है, पदार्थ की और आयतन की। तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सब में द्रव्यमान होता है और उनका कुछ न कुछ आयतन अवश्य होता है। जैसे आप कोई लकड़ी ले लीजिए, इस प्रकार से अगर कोई लकड़ी है तो इस लकड़ी को अगर आप उठाओगे तो इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, चाहे वो आधा किलोग्राम का हो, चाहे 2 किलोग्राम का हो या चाहे वो 1 किलोग्राम का हो, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा। तो ये जो इसका वेट है, जो इसका वजन है, यही इसका द्रव्यमान कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। और इसका जो आयतन, यानी कि ये जिस जगह पे आप इसको रखोगे, इस लकड़ी का कुछ ना कुछ साइज है, लंबाई चौड़ाई है। जो इस लकड़ी का लंबाई और चौड़ाई है, अगर आप कहीं पर रखोगे तो वो उतना स्थान घेर लेगा, ये इतना स्थान उस जगह को घेर लेगा। यही इसका क्या है? आयतन है। तो कोई भी वस्तु है, अगर ये लकड़ी बड़ी है तो बड़ा आकार, बड़ा जगह घेरेगा, एक बड़े जगह की आवश्यकता होगी इस लकड़ी को रखने के लिए। अगर आपके पास कोई बॉल है, एक छोटा सा बॉल है, तो उस बॉल को रखने के लिए एक छोटे जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो इसका बॉल का साइज है, ये साइज ही इसका आयतन है, और इसका जो वजन है, मास, ये इसका क्या है? द्रव्यमान है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये द्रव्यमान और आयतन क्या होता है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उसको समझने का प्रयास करता है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत में प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। हमारे आज भी जो पुराने लोग हैं कहते हैं कि इंसान जब खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ये पंचतत्व का जो कॉन्सेप्ट है हमारे वेदों में वर्णित है। वेदा, जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इस प्रकार के जो वेद हैं, उसमें वर्णन किया गया है कि जो पृथ्वी पर या इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो तत्व हैं वो तत्व पंचतत्व ही हैं। इन्हीं तत्वों से मिल करके सभी चीज़ें इस ब्रह्मांड में बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं पंचतत्व कहा गया है, तो ये पंचतत्व कौन कौन से हैं? जैसे वायु हो गया, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन्हीं 5 का समावेश होता है तो बनता है इस पूरे ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप बन के आता है पंचतत्व से। ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, ये इससे बने ही बने हैं, चाहे हम हो, आम इंसान हो या पेड़ पौधे या पत्थर हो। उस समय यूनानी दार्शनिकों ने भी इस पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था। ये हमारे देश बस में नहीं था वर्णन, यूनानी लोग भी इसे इस प्रकार से कहते थे कि पंचतत्व ही इस हमारे पृथ्वी पे हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आधुनिक गुणधर्मों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखिए, हम इसके पहले क्या जानते थे, वो हमारे वैदिक कालीन या प्राचीन सभ्यता और प्राचीन ज्ञान था। वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल चुका है और आज के समय में इसकी मान्यताएं बहुत कम है कि ये पंचतत्व ही बस पृथ्वी पर हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इस अध्याय पे हमने भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे।
हम इसमें जानेंगे कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण पदार्थ के क्या क्या हैं। तो सबसे पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप हम देखते हैं। पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह का मानना यह था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होती है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दो विचारधाराएं प्रचलित थी। कुछ लोग मानते थे कि जो पदार्थ है वो एकदम सपाट है और इसी प्रकार से पूरे पदार्थ फैले हुए, इसी को हम पदार्थ कहते थे। जो ठोस होता था इस प्रकार से, उसी को हम क्या कहते थे कि हाँ यही एक पदार्थ है। जबकि छोटे छोटे जो कण होते थे उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। लेकिन न्यू मॉडर्न जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया कि नहीं, पदार्थ इतने छोटे छोटे कण हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते, एकदम छोटे छोटे रेत की बारीक की तरह होते हैं। तो इस प्रकार से दो कॉन्सेप्ट देखने को हमको आगे मिला, जिसे जो पदार्थ की विचारधारा थी, जो पदार्थ का कॉन्सेप्ट था, उसकी एक नींव पड़ी। आगे चलते हैं तो इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जैसे आप एक जल का एक बीकर में आप जल ले लीजिए। सपोज आपने बीकर में एक जल ले लिया, उसमें आपने 2-3 चम्मच नमक मिला दिया, 2-3 चम्मच नमक मिला दिया। फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसको मिलाएंगे। जब नमक और जल को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक समय बाद वो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन जब आप उस बीकर को देखोगे, आप उस बीकर में देखोगे तो जो उसमें पानी रहता है उसके फ्लेवर में उसका रंग थोड़ा सा उतर आता है। इससे हमको ये पता चलता है कि पहली बात तो नमक को अगर ये छोटे छोटे कण नहीं होते तो इसमें जो नमक मिल गया, जल में जो नमक मिल गया, और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि नमक कितनी मात्रा में मिला, तो हमें इससे ये आइडिया तो मिल गया कि जो छोटे छोटे कण हैं वो जाकर के जल के जो रिक्त स्थान थे उसमें जाके भर गए। अगर ऐसा ना होता तो ये कॉन्सेप्ट ठीक वैसे ही होता है जैसे आप पानी ले लीजिए और एक ग्लास में रेत ले लीजिए और उस रेत को ग्लास में, पानी वाले ग्लास में डाल दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो पानी के नीचे जो ग्लास है, आपका जो बीकर है, उसके नीचे पूरी रेत जमा हो जाती है, वो जाके नहीं मिलता है। लेकिन एक नमक और एक जल जाके उसमें मिल जाता है, क्योंकि वो समांगी मिश्रण होता है। ये कॉन्सेप्ट समांगी मिश्रण में आता है और ये मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो नमक के छोटे छोटे कण थे वो जल के छोटे छोटे कणों से मिल करके एक नया घोल बना लिए, जो जल और नमक का घोल बना, और ये आपस में जाकर के मिश्रित हो गए। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम उनको देख भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये भी ध्यान देते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, अगर बात करते हैं पदार्थ के कण की, तो पदार्थ के कण तो इतने छोटे होते हैं कि हमारे नंगी आंखों से हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा मोटा जो पदार्थ का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पदार्थ होते हैं। तो चलिए अब पदार्थ के कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं। तो पहला जो है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी इसके पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि जब नमक और जल को मिलाया गया तो आपस में मिल गए और एक नया घोल बना लिया, नमक और जल। ठीक है, तो ये आपस में कैसे मिल पाए, क्योंकि जल में कुछ रिक्त स्थान थे और नमक में भी कुछ रिक्त स्थान था, आपस में मिल गए और मिश्रित एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, दोनों आपस में मिल गए। इससे हमें ये पता चला कि हाँ इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान था, इसी वजह से तो ये दोनों जाके मिले, नहीं तो ये मिल ना पाते। आप एक लकड़ी को और एक लोहे को आपस में कितना भी मिलाइए, एक आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है और एक लोहे का टुकड़ा है, आप इन दोनों को खूब आपस में मिलाने की कोशिश करिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी सॉलिड है और दूसरा लोहे वाला का पार्ट जो है वो भी सॉलिड है, और इनके बीच रिक्त स्थान इतना कम है कि आप इन्हें मिला ही नहीं सकते हैं। हाँ, गला करके कोशिश करेंगे तो थोड़ी संभावना बनेगी मिलने की, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड में जो आप अगर इसको मिलाना चाहोगे, मिश्रित करना चाहोगे तो नहीं मिल पाते हैं। इसी प्रकार से पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। यानी कि ठोस जो होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। लेकिन जो लिक्विड होता है
जो लिक्विड होता है उसमें रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, हाई होता है, लेकिन जो गैस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, इस प्रकार से रिक्त स्थान होते हैं में ठोस में कम होते हैं, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, याद रखिएगा हमेशा होता है। ठोसों में थोड़ा कम होता है, द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जैसे पानी उनी हो गया। गैस जैसे आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से हमारे वातावरण में घूम पाते हैं। और पानी को अगर आप गिराते हो तो कुछ देर तक वो बहते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिक्त स्थान है, वो अपना स्थान बनाते हुए चला जाता है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी बात सही है, चाहे ठोस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों में जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गैस का जो फॉर्म होता है, जो गैस होता है उसके जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। क्यों? आप सांस ले रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अगर आप आमने सामने बात कर रहे हैं तो ये हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो वो गैस के फॉर्म में पहुंच रही है। अगर ये गैस नहीं होता तो मेरी आवाज़ आप तक न पहुंचती। तो ये जो कण है, कण के ही माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो ये गैस के फॉर्म में है। तो गैस के फॉर्म में सबसे ज़्यादा कण गतिशील होते हैं। गतिशीलता जो कण का होता है गैस में सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद लिक्विड का बात आता है। लिक्विड मतलब द्रव, इसमें थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसमें भी गतिशीलता पाई जाती है। जैसे जल की बात मैं करता हूँ, सबसे कम होता है सॉलिड, यानी कि ठोस में गतिशीलता सबसे कम होती है। इसीलिए अगर आप किसी ठोस चीज़ को रख देते हो एक स्थान पे तो वो वहीं स्थान पे ठहरी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इसका स्थान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों में होता है। लेकिन थोड़ा ठोस में कम होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा क्या है? आप पूछोगे कि सर गतिज ऊर्जा क्या है? तो देखिए गतिज ऊर्जा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे समझिए कोई भी चीज़ रुकी हुई है, रुका हुआ है कोई चीज़, ठीक है, कोई चीज़ रुका हुआ है तो उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, हम जिसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्टेबल है, रुका हुआ है, तो उसके रुकने की वजह से उसके अंदर एक स्टैटिक एनर्जी है जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर आप किसी एक स्थान पे बैठे हैं, ठीक है, आप किसी एक स्थान पे अगर बैठे हैं तो बैठने की वजह से आपके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि आप बैठे हैं तो आपके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आएगी। लेकिन अगर वही आप अगर चल रहे हैं, इसी प्रकार जैसे बहता हुआ जल, पानी ऐसे बह रहा है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। जो भी वस्तु गति करेगी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगी, उसके अंदर गतिज ऊर्जा होता है, उसे ही हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए पुराने समय में जो तत्व या पदार्थ का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? पंच तत्व का कॉन्सेप्ट क्या है? पंच तत्व में कौन कौन से उन्होंने तत्व की बात किए थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि जो ठोस, द्रव, गैस इस प्रकार के फॉर्म में जो पदार्थ हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसमें अगर हम देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के कारण कणों में गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों में गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों के माध्यम से हम देखते हैं कि पदार्थ के कण अपने आप में ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अगर दो विभिन्न पदार्थ हैं और आपस में मिल जा रहे हैं स्वतः ही, बिना आपके एफर्ट लगाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। ठीक है,
विसरण का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था नमक और जल का घोल। नमक और जल का घोल मिलाने पर एक नया द्रव्य बनता है और ये स्वतः ही मिल जाता है, इसमें आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये विसरण का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किस प्रकार से पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं। कोई एक पदार्थ है, कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ बी है, ये आपस में एक दूसरे को कैसे आकर्षित करके एक दूसरे में समाहित कर लेते हैं। इसके बारे में हम अगले दिन और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग फोकस करिए, अपना ध्यान रखिए। कोविड का समय चल रहा है, अपने घर का अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पाथ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।